हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी परमानेंट न्यूज 2023 को लेकर के। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने आपके लिए 31 अगस्त की मीटिंग में 31 अगस्त की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ था साथियों वो बताया था। साथ में दोस्तों मैंने आपको ये भी बोला था कि 31 अगस्त की मीटिंग आपकी कम से कम 1 घंटे चली थी और दोस्तों 1 घंटे की सारी बातें मैं आपको 15 या 12 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता। और साथ ही कुछ बातें ऐसी भी थी 31 अगस्त की मीटिंग से संबंधित जो हमारे पास नहीं आई थी वो दोस्तों हमारे पास धीरे धीरे आती रहती है, तो मैं आपको धीरे धीरे वो सारी बातें दोस्तों वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको 31 अगस्त की कुछ विशेष बातें भी बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों आपको ये भी क्लियर करने वाला हूं जो आपके नियमितीकरण की फाइल है वो फाइल कहां पर पहुंच चुकी है, उसको लेकर के क्या अपडेट है, यानी कि कंप्लीटली फाइल अप्रूव हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपके उस डाउट को भी क्लियर करने वाला हूं कि सर जो हमारा पहला चरण है नियमितीकरण का वो कब से शुरू होगा और उस चरण में कौन कौन से विभागों को शामिल किया जाएगा, यानी कि पहले चरण में से कौन कौन से विभागों के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा कि उनको परमानेंट कर दिया जाए। और जो हमारा ये पहला चरण होगा उसमें कितने हजार अभ्यर्थियों को नियमित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं और दोस्तों मुझे उम्मीद है जब आप इस वीडियो को देख करके खत्म करोगे ना तो दोस्तों आपके चेहरे पे एक हल्की सी खुशी की लहर जरूर दौड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में दोस्तों आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाना और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। देखिए साथियों, राजस्थान संविदा कर्मियों से संबंधित पल पल की अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूंगा। साथ में दोस्तों जो कुछ भी हलचल गवर्नमेंट के अंतर्गत चलेगी या फिर डिपार्टमेंट के अंतर्गत होगी वो दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितनी आने वाली राजस्थान संविदा कर्मचारी की भर्ती हैं उन सारी भर्तियों की दोस्तों डिटेल आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। भले ही वो भर्तियां दोस्तों ऑनलाइन निकाली जाएं या फिर भले ही वो भर्तियां दोस्तों आपकी ऑफलाइन निकाली जाएं, ठीक है ना। यानी कि हर तरह की कंडीशन में दोस्तों यदि आपकी वैकेंसी निकलती है राजस्थान संविदा कर्मचारी की तो उसकी अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का एक पार्ट बन जाना है, ठीक है। अब साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपके एक एक डाउट को क्लियर करता हूँ। देखिए साथियों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 31 अगस्त की मीटिंग से विशेष सूचना हमारे पास आई है, वो क्या आई है पहले तो वो देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 अगस्त की मीटिंग में कौन कौन कैंडिडेट उपस्थित थे। तो देखिए साथियों, वित्त विभाग के अध्यक्ष भी थे तथा वहां पर वित्त विभाग के सचिव और अन्य विभागों के अध्यक्ष और शासन सचिवों को बुला करके ये मीटिंग रखी गई थी, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। अब साथियों जब ये मीटिंग रखी गई थी तो इस मीटिंग में जितने भी हमारे विभागों को बुलाया गया था उन सभी विभागों को दोस्तों ये आदेश दिया था कि आपको अपने अपने विभागों में जल्द से जल्द एक नोडल ऑफिसर को निर्धारित करना है ताकि हमारी जो परमानेंट करने की प्रक्रिया है उसको हम जल्द से जल्द शुरू कर सकें, ठीक है ना। और साथियों इसके अलावा उस मीटिंग में उन विभागों को भी निर्धारित किया गया था जिन विभागों के कर्मचारियों को पहले चरण में ही परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो विभाग कौन कौन से हैं और दोस्तों जो हमारे अन्य विभाग हैं उनका क्या होने वाला है उसकी भी दोस्तों मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। ये सारी की सारी बातें दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसमें आपके काम की बातें बताई जाएंगी। अब देखिए साथियों आपके फाइल की लोकेशन बता देता हूँ कि आपके फाइल की लोकेशन क्या चल रही है। तो देखिए साथियों फाइल दूसरी बार सीएम के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन साथियों दूसरी बार हुई हमारे सीएम जी ने इसको अनुमोदित कर दिया था, ठीक है ना। क्या कर दिया था? अनुमोदित कर दिया था, यानी कि पास कर दिया था। अब साथियों जो फाइल है ना राज्यपाल के पास पहुंच चुकी है। किसके पास? राज्यपाल के पास पहुंच चुकी है। अब साथियों राज्यपाल के पास से अनुमोदित होने में ज्यादा टाइम नहीं लेगी दोस्तों, ये वहां पर 1 या 2 दिन लेगी। और साथ ही मुझे ऐसी भी उम्मीद है कि आज शाम तक ये आपकी फाइल राज्यपाल के पास से अनुमोदित हो जाएगी या फिर दोस्तों कल सुबह तक भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर के बात कहूं तो दोस्तों आपकी जो परमानेंट की फाइल थी उसने आपके सारे पड़ावों को पार कर लिया है और दोस्तों आपकी परमानेंट की फाइल एकदम रेडी हो चुकी है। अब आपकी जो परमानेंट की प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। अब दोस्तों आपकी जो परमानेंट की प्रक्रिया कब शुरू होने वाली है उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन साथियों आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आपकी जो परमानेंट की प्रक्रिया है ना दोस्तों उसमें 5 या 6 सितंबर से डाटा फीडिंग का डाटा फीडिंग का काम शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना। इस बात को भी आप नोटिस कीजिएगा। अब देखिए साथियों जब आपका डाटा फीडिंग का काम शुरू हो जाएगा तो आप ये मान लीजिए कि आप परमानेंट हो गए। देखिए साथियों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ये न्यूज चल रही है कि परमानेंट की अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे सब्सक्राइबर है और जो हमारे चैनल पर ट्रस्ट करते हैं ना, तो आप अपना ट्रस्ट बनाए रखिए साथियों। मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि आपका 100% नहीं दोस्तों, 101% नियमितीकरण होना है, ठीक है ना। अब भले वो आप लोगों के लिए कैसे ही अफवाह फैलाएं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यह भी अफवाह फैला रखी है कि इसमें 1,10,000 अभ्यर्थियों को परमानेंट नहीं किया जा रहा, इसमें मात्र 10 से लेकर के 12,000 अभ्यर्थियों को परमानेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 1,10,000 अभ्यर्थियों के परमानेंट होने की घोषणा की गई थी। अब इसमें दोस्तों थोड़ा सा कंक्लूजन है, उसको समझिएगा। 1,10,000 अभ्यर्थियों में से साथियों 70 से लेकर के 80,000 कितने 70 से लेकर के दोस्तों 80,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जो दोस्तों वर्तमान में संविदा कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं, ठीक है ना। और दोस्तों 30 से लेकर के 40,000 क्या 30 से लेकर के 40,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोस्तों अभी संविदा कर्मचारी हुए ही नहीं, यानी कि अभी से वैकेंसी निकाली नहीं गई। तो दोस्तों 30 से लेकर के 40,000 अभ्यर्थियों की वैकेंसी निकाली जाएंगी, जिनको परमानेंट किया जाएगा वो दोस्तों संविदा पर होंगी, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और आपका एक डाउट भी क्लियर कर देता हूं दोस्तों, 70 से लेकर के 80,000 अभ्यर्थियों को परमानेंट किया जाना है, ठीक है ना। लेकिन साथियों पहले चरण में मात्र 40,000 के आसपास या 40,000 से थोड़े से प्लस में समझ लीजिए 45,000 के आसपास अभ्यर्थियों को ही परमानेंट किया जाएगा। लेकिन साथियों जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी वो यही आई थी कि 40,000 के आसपास अभ्यर्थियों को ही पहले चरण में परमानेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों पहले चरण में जो परमानेंट होने वाले विभाग के कर्मचारी वो कौन कौन से हैं आप ये देख लीजिए पहले तो, ठीक है। यानी कि कौन कौन से विभागों को सबसे पहले यहाँ पर परमानेंट किया जाना है। तो देखिए साथियों मैंने आपको कल भी बताया था कि मीटिंग में इन विभागों की शासन सचिवों को बुलाया गया था तथा अध्यक्षों से भी मीटिंग हुई थी। अब देखिए साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन विभागों को तो प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है ना। इन विभागों को क्या दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है। चिकित्सा विभाग है, संस्कृत शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है। और दोस्तों इसके अलावा अन्य अल्पसंख्यक विभाग के कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। 39,000 कैंडिडेटों में दोस्तों इन विभागों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ इन्हीं विभागों के कर्मचारी सम्मिलित नहीं है 39,000 कैंडिडेटों में। दोस्तों इन विभागों के कर्मचारी तो इसलिए सम्मिलित हैं क्योंकि साथियों जो कार्मिक विभाग ने संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है वो इन विभागों के कर्मचारी दोस्तों उस क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों दूसरे चरण के लिए किए जाने वाले अभ्यर्थियां किए जाने वाले विभागों जो अभ्यर्थी है ना जिनको परमानेंट किया जाएगा वो भी देख लीजिए साथियों। अब जो दूसरा चढ़ा आएगा ना साथियों उसमें आपके जो 40,000 कैंडिडेट है ना साथियों इनको नहीं लिया जाएगा, ये तो ऑलरेडी परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब साथियों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर जब एक बात बताइए, जब इन विभागों के कर्मचारी भी 40,000 कैंडिडेटों में पूर्ण रूप से कंप्लीटली नहीं हो रहे तो जो बकाया कर्मचारी है उनको कहां से लिया जाएगा। मान के चलिए इन विभागों के कर्मचारी लगभग 20,000 या 30,000 के आसपास बैठते हैं, तो जो बकाया कर्मचारी हैं 10,000 या फिर 15,000 के आसपास उनको कहां से लिया जाएगा। तो वो डाउट भी मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा सा बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये बताना चाहूंगा कि जो आपका दूसरा चरण होने वाला है दोस्तों, दूसरे चरण में जो 40,000 के अलावा जो कैंडिडेट सम्मिलित किए जाएंगे यानी कि 20,000 या फिर 25,000 या फिर 30,000, तो दोस्तों इन विभागों के कर्मचारियों को उनमें से लिया जाएगा। अब देख लीजिए साथियों कौन कौन से विभाग के कर्मचारी हैं। एक तो जल विभाग है, कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, खाद्य विभाग है, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारी जिसको कह सकते हैं ना जनता जल योजना कर्मी। देखिए दोस्तों आप लोगों की बार बार ये डिमांड आ रही थी कि सर जनता जल योजना कर्मियों के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों जनता जल योजना कर्मियों के बारे में मैंने स्पेशल बताया है, ठीक है ना। और साथियों विद्यार्थी मित्र वाले कैंडिडेटों के लिए भी स्पेशल मैंने इसमें कुछ बताया है, तो उसको भी आप देख के जाना, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद चर्चा करेंगे साथियों अपने अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में मैंने ये लिखा कि अतिरिक्त लाभ पाने वाले कर्मी कौन से होंगे, यानी कि आपके 2 चरण तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन साथियों जो हमारे तीसरे चरण के कर्मचारी क्या उनको परमानेंट किया जाएगा। तो देखिए साथियों तीसरे चरण के कर्मचारियों को भी परमानेंट किया जाएगा, लेकिन तीसरे चरण के कर्मचारियों में से मात्र 20% कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। और अपने जो दूसरे चरण के कर्मचारी ना साथियों इसमें से मात्र 40% कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। अब साथियों जो अपने बकाया कर्मचारी रहेंगे यानी कि 60% कर्मचारी या फिर अपने 70% जो कर्मचारी बचेंगे उनके लिए क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूं। देखिए साथियों जब गवर्नमेंट ने नियमितीकरण के लिए पूरा प्रोसेस शुरू किया था तो साथियों उस समय गवर्नमेंट ने उन बातों को भी ध्यान रखा था कि संविदा कर्मियों को हम परमानेंट तो कर देंगे लेकिन सारे के सारे संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है वोटिंग टाइम चलने वाला है, क्या चलने वाला है, वोटिंग टाइम चलने वाला है दोस्तों, इससे गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना। इसलिए साथियों गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था कि हम संविदा कर्मचारी को परमानेंट तो करेंगे लेकिन जो बकाया संविदा कर्मी होंगे उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। क्या दिए जाएंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे जिसकी वजह से वो भी
आहत नहीं होंगे या फिर निराश नहीं होंगे और उनको भी दोस्तों संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है ना। अब साथियों वो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर फिक्सेशन नहीं किया है कि उनके लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन साथियों कुछ बेनिफिट्स जो हमें पता है वो मैं आपके लिए इसमें बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा उन कैंडिडेटों की जो यहाँ से 10 से लेकर के 15,000 कैंडिडेट बचे हुए थे वो कहाँ से फिल किए जाएंगे। तो देखिए साथियों, वो फिल किए जाएंगे आपके इन 2 बकाया चरणों में से, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो दूसरे चरण में से, एक अतिरिक्त लाभ पाने वाले कर्मियों में से, ठीक है ना। यहाँ से भी दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों को लिया जाएगा जो परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों इन विभागों के कर्मचारियों में से कुछ अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और दोस्तों जो ये विभाग है या फिर योजना है इनके कर्मचारियों में से कुछ अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, इसके पीछे कौन सा क्राइटेरिया रखा गया है वो समझ लीजिए। इसके पीछे साथियों ये क्राइटेरिया रखा गया है कि जो कैंडिडेट 15 वर्ष से अधिक अनुभव लिए हुए हैं और इन विभागों में कार्यरत हैं, तो दोस्तों उन कैंडिडेटों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जो अपने 40,000 वाले कैंडिडेट है ना उनमें सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ एमजीजीएस टीचर के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, कुछ मिड डे मील के कर्मचारी को लिया जाएगा, कुछ इंदिरा गांधी परियोजना के कर्मचारियों को, कुछ मनरेगा कर्मचारियों को, ठीक है ना। और दोस्तों विद्यार्थी मित्रों को भी लिया जाएगा, लेकिन कुछ चुनिंदा विद्यार्थी मित्रों को लिया जाएगा जिनका नया नया एक्सपीरियंस है या फिर जिनका पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने बीच में छोड़ा नहीं था, ठीक है ना। उन अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा जिन्होंने छोड़ दिया था और जिन्होंने नहीं छोड़ा था और उनको एक्सपीरियंस इनके क्राइटेरिया से बिलोंग करता है, तो दोस्तों उनमें से विद्यार्थी मित्र वाले कैंडिडेटों को ले लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों और कौन से कैंडिडेटों को लिया जा सकता है? राजस्थान सरकार की योजना में जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी इसमें से लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब साथियों मैं चर्चा करूंगा आपके अगले पॉइंट पे। आपका अगला पॉइंट यह है कि सर मानदेय में बढ़ोतरी, यानी कि अब मैं आपको बताऊंगा जो आपके 60% कर्मी इसमें से बचेंगे और जो 70% कर्मी इनमें से बचेंगे उनके लिए क्या बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। तो देखिए साथियों, उनके लिए ये बेनिफिट दिए जा सकते हैं कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है। साथियों कितनी की जा सकती है वो भी फिक्स नहीं की है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा 50% से लेकर के 75% के आसपास आपके मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ अतिरिक्त सुविधा भी आपको देने का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, लेकिन साथियों वो सुविधाएं क्या है उनका अभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, ये जो सुविधा है या फिर ये जो बढ़ोतरी वो किनको देखने को मिलेगी। तो साथियों ये जो बढ़ोतरी है ना, एक तो जनता जल योजना के कर्मियों को देखने को मिलेगी और साथियों एक आपके विद्यार्थी मित्र वाले कर्मियों को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और दोस्तों एक आपकी योजना कर्मचारी क्या है, योजना जो राजस्थान संविदा कर्मचारी योजना वाले, जैसे कि आपकी इंदिरा गांधी परियोजना के कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी, तो इनको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर इस बेनिफिट को लेने के लिए क्राइटेरिया क्या रखा है गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया यह रखा है, यदि इन विभागों के कर्मचारी 3 से लेकर के 5 वर्ष का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं या फिर 5 से लेकर के 9 वर्ष का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो साथियों आपको इन बेनिफिट्स का लाभ मिल सकता है, ठीक है ना। यानी कि आपको इन अतिरिक्त सुविधाओं का और दोस्तों आपको इस मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। आपको दोस्तों इसमें निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको भी इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, इसलिए आप भी धैर्य बनाकर रखें। और साथ ही जब आपका एक्सपीरियंस 9 से लेकर के 15 वर्ष के बीच में चलेगा ना, तो साथियों आपको भी परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जो आपका तीसरा चरण होगा ना साथियों, उस तीसरे चरण में जो आपके अतिरिक्त लाभ पाने वाले कर्मी हैं या फिर आपके ये जो विभाग है, जल विभाग, कृषि विभाग या फिर पशुपालन विभाग, खाद्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, इन सभी कर्मचारियों को भी दोस्तों परमानेंट किया जा सकता है। और हो सकता है दोस्तों इन विभागों के कर्मचारी यदि 9 से लेकर के 15 वर्ष किया 9 से लेकर के 15 वर्ष के क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों इनको भी परमानेंट कर दिया जाए। इसलिए आपको थोड़ा सा बस वेट करना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया साथियों कि आपका डाटा फीडिंग का काम कब से शुरू होने वाला है। 5 से लेकर के 6 सितंबर के आसपास आपका डाटा फीडिंग का काम शुरू हो जाएगा। और साथियों आपका जो डाटा फीडिंग का काम है ना वो 7 दिन चलने वाला है, कम से कम 7 दिन चलेगा और थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है। इसकी दोस्तों मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन साथियों जैसे ही आपका डाटा फीडिंग का काम हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आप परमानेंट हो गए, ठीक है ना। आपके लिए दोस्तों लेटर इश्यू हो जाएगा और आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब साथियों मैं उन कैंडिडेटों की चर्चा करता हूं जो जनता जल योजना या फिर विद्यार्थी मित्र हैं, उनके लिए स्पेशल मैं क्या लेके आया हूं। तो देखिए साथियों, जनता जल योजना के जो कर्मचारी थे उनमें कौन से कर्मचारी को सम्मिलित किया जाना है वो मैं आपके लिए बता देता हूं। एक तो मीटर रीडर, एक लाइनमैन, एक इलेक्ट्रीशियन, एक पंप ड्राइवर और एक फिटर हेल्पर के जो कर्मी हैं। दोस्तों यदि आपके पास 9 से लेकर के 15 वर्ष का अनुभव है, क्या 9 से लेकर के 15 वर्ष का बीच का अनुभव है, तो दोस्तों आपको परमानेंट किए जाने की भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। तो आपको भी परमानेंट किया जाएगा। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे बारे में कुछ अपडेट दीजिए। तो साथियों आप जो आते हैं ना वो अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। और साथियों अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी यहाँ पर परमानेंट किए जाने की अपडेट सामने आई है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो आपके उच्च पदों पर कर्मचारी लगे हुए संविदा कर्मचारी, जो अच्छे ग्रेड पे वाले कर्मचारी हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों उनको भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ में दोस्तों आपके सेकंड चरण में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आपको दोस्तों फर्स्ट चरण में इसको प्राथमिकता नहीं दी जाने वाली। फर्स्ट चरण में साथियों आप लोगों में से उन्हीं कैंडिडेटों को प्राथमिकता दी जाएगी जो इन विभागों में यानी कि जो इन पदों पर लगे हुए हैं और
और अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो 15 वर्ष से अधिक लिए हुए हैं। क्या 15 वर्ष से अधिक एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। तो दोस्तों प्रथम चरण में जो 40,000 कर्मी, कितने कर्मी, 40,000 कर्मी जो परमानेंट हो रहे हैं, तो दोस्तों उनमें सम्मिलित हो जाएंगे आपके विभाग के कर्मचारी। लेकिन दोस्तों 9 से लेकर के 15 वर्ष वाले जो कर्मचारी हैं, यदि आपके पास 9 से 15 वर्ष का अनुभव है तो दोस्तों आपको दूसरे चरण में लिया जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर दूसरा चरण और तीसरे चरण में कितना टाइम लगेगा। तो साथियों इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। दूसरा चरण भी दोस्तों आपकी आचार संहिता में चलेगा, आपकी आचार संहिता से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। साथियों हो सकता है 3 महीने या फिर 4 महीने तक का प्रोसेस लग जाए आपके दूसरे चरण में, और दोस्तों तीसरे चरण में भी हो सकता है कि आपके 4 महीने का समय लग जाए, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है साथियों कि आपका दूसरा या फिर तीसरा चरण दोनों एक साथ हो जाए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जैसे कि दोस्तों हमको ये पता है ना कि आपकी पहले चरण में कम से कम 40,000 के आसपास जो कर्मचारी हैं वो परमानेंट किए जाएंगे और 110% आपके पहले चरण में कर्मचारी परमानेंट होंगे। तो दोस्तों हमें इस बात की भी पता है कि आपका जो सेकंड चरण है ना साथियों वो 3 महीने या 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होगा इसमें, क्यों होगा साथियों, क्योंकि आपका इसमें आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, इसलिए आपका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। यदि इसमें आचार संहिता नहीं लगती ना साथियों तो 1 महीने के भीतर भीतर भी आपका ये जो दूसरा चरण है इसका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा डिटेल दोस्तों मैं समझाना चाह रहा था वीडियो के माध्यम से, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि दोस्तों फिर भी आपके लिए कोई डाउट बचता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए साथियों मैंने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपके लिए ये लिखा भी है कि 15 वर्ष से अधिक या फिर 15 वर्ष का अनुभव लिए हुए कर्मचारी पहले चरण में हो जाएंगे नियमित, ठीक है ना। और साथियों यही प्रक्रिया विद्यार्थी मित्र वालों के लिए भी होनी है। किसके लिए? विद्यार्थी मित्र वालों के लिए। विद्यार्थी मित्र वालों के लिए पुराना अनुभव गिना नहीं जाएगा, नए अनुभव को काउंट किया जाएगा, मानदेय में बढ़ोतरी हो जाएगी। और पुराने अनुभव को लेकर के कार्मिक विभाग में भी अपील की गई थी। आपको ये भी बता दूं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपने पुराने अनुभव को लेकर के कार्मिक विभाग में अपील की थी। तो साथियों उन्होंने अपने फाइल तैयार करने की मांग भी रखी थी। उसके लिए वैसे अभी कुछ खास अपडेट नहीं आई है, उस अपील को माना है या फिर नहीं माना है इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं पता साथियों। इसके बारे में मैं आपको कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके जो विद्यार्थी मित्र वाले व्यक्ति है ना उनके पास यदि बीच में गैप नहीं है, यानी कि आपके पास अनुभव रेगुलर बना हुआ है और बीच में आपने छोड़ा नहीं था, तो दोस्तों आपको भी इसमें परमानेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। फुल चांस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा साथियों, ज़्यादा टाइम होने वाला नहीं है। लगभग आपके इसी महीने में यानी कि सितंबर के महीने में परमानेंट हो जाएंगे अभ्यर्थी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो हमने आपको डिटेल दी थी वो डिटेल सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। और दोस्तों यदि आपको खुद नहीं पता चलता तो हम आपको बता देंगे साथियों इस चैनल के माध्यम से कि कौन कौन से अभ्यर्थियों को परमानेंट किया गया, कौन कौन से विभागों के अभ्यर्थी इसमें परमानेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी डिटेल हम आपको दे देंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको डिटेल नहीं पहुंचाएंगे, तो हम आपको डिटेल पहुंचा देंगे, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा कि जो हम आपको अपडेट लेके आते हैं वो सही सटीक होती है, ठीक है। अब देखिए साथियों आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।